हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ-साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। आज हम लोग क्लास 6 में जानेंगे भोजन के घटक भाग 2 को। फिर क्लास 7 में जानेंगे पादपों में पोषण भाग 3। फिर देखेंगे शिक्षा में सामुदायिक सहभागिता से जुड़ा एक वीडियो नई उड़ान। उसके बाद क्लास 8 की कक्षा में हम लोग शामिल होंगे हिंदी की क्लास में और पढ़ाई करेंगे बाल गोविंद भगत भाग 2 चैप्टर की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। आज जब बच्चे स्कूल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि स्कूल में कई टेंट लगे हुए हैं। साथ ही साथ टीचर भी स्कूल में आ रही थी। टीचर, आज स्कूल में टेंट क्यों लगे हैं? कौन आने वाला है? आज हमारे स्कूल में डॉक्टर टीचर आने वाली है सोहन। क्या डॉक्टर टीचर हमें इंजेक्शन लगाएंगी? नहीं नहीं सोहन, डॉक्टर टीचर तो हम सबकी सामान्य जांच के लिए आ रही हैं। सामान्य जांच वह क्या होता है? सामान्य जांच में यह पता चलता है कि शरीर में सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में हैं या नहीं। पिछली कक्षा में हम सबने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा यानी फैट के बारे में पढ़ा। शरीर में कुछ पोषक तत्व और होते हैं जैसे विटामिन और मिनरल, जिन्हें हम खनिज लवण भी कहते हैं, जिनके बारे में आज डॉक्टर टीचर से जानेंगे और यह भी जानेंगे कि इनकी कमी से तुम्हारे शरीर को क्या नुकसान पहुंच सकता है। आज पहले पीरियड के बाद हम सबसे डॉक्टर टीचर मिलने आएंगी। सभी बच्चे उत्सुकता से अपनी अपनी कक्षा में गए। गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं। तो आज हम आप सबकी सामान्य जांच करेंगे। आप सभी लाइन बनाकर अपनी जांच करवाएंगे। पहले आप अपनी लंबाई और वजन चेक करवाएंगे। फिर डॉक्टर भैया आपके दांत और आंखें चेक करेंगे। आखिरी में मैं आप सभी की एक सामान्य जांच करूंगी। सभी बच्चे एक पंक्ति में खड़े हो गए और एक एक करके काउंटर पर अपनी अपनी जांच के लिए जाने लगे। जैसे ही सभी की जांच खत्म हुई, डॉक्टर टीचर ने सभी को एक गोले में बैठने को कहा। बच्चों, क्या आप सबको पता है कि हमें अपना शरीर कैसे स्वस्थ रखना चाहिए? हाँ डॉक्टर टीचर, हमें अपने शरीर को साफ रखना चाहिए और संतुलित आहार खाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। तो कौन बताएगा कि संतुलित भोजन क्या होता है? डॉक्टर टीचर, संतुलित भोजन मतलब हमारे भोजन में हर प्रकार के पोषक तत्व होने चाहिए, जैसे प्रोटीन, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट्स। बिल्कुल सही कहा सोहन। और इनके साथ साथ हमारे भोजन में कुछ और तत्व जैसे विटामिन और मिनरल का होना भी बहुत जरूरी है। डॉक्टर टीचर, विटामिन और मिनरल क्या होते हैं? विटामिन और मिनरल भोजन में पाए जाने वाले कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमारे शरीर की कई बीमारियों से रक्षा करते हैं। इनसे युक्त भोजन का सेवन न करने पर हमें कई रोग हो सकते हैं। ऐसे रोग जो विटामिन या मिनरल की कमी से होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग बोलते हैं। चलो, क्या आप सब मेरे साथ एक खेल खेलने को तैयार हो?
खेल, वाह बड़ा मजा आएगा। अब हम विटामिन और मिनरल के बारे में इस खेल से जानेंगे। अब मैं आपको 4 चित्रों के कुछ कटे हुए टुकड़े दूंगी। आप सभी को सही टुकड़ों को एक साथ जोड़कर चित्रों को पूरा करना है। हर एक चित्र में एक एक विटामिन छुपा है। यदि आपने सही टुकड़ों को जोड़कर पहेली पूरी कर ली तो आप एक एक विटामिन के बारे में जान पाएंगे। सभी बच्चों ने बड़े ही उत्साह से चित्र पहेली के टुकड़ों को जोड़ना शुरू किया। कभी इधर तो कभी उधर। टुकड़े जोड़कर आखिरकार सभी ने पहेली को पूरा कर दिया। अरे वाह! आप सबने तो बड़ी ही आसानी से सभी चित्र पहेलियां सुलझा ली। क्या अब आप एक एक करके सभी को बताएंगे कि आपके चित्र में क्या क्या है? एक एक करके सभी ने अपने चित्र गौर से देखे। सभी चित्रों में विटामिन के बारे में ढेर सारी जानकारी थी। अब एक एक करके आप अपने चित्र में दिए गए विटामिन के बारे में सबको जानकारी देंगे। मेरे पास विटामिन ए का चित्र है। विटामिन ए आंखों की रक्षा करता है। विटामिन ए बहुत से पदार्थों से मिलता है, जैसे गाजर, दूध, मछली आदि। ये देखो, मेरे पास विटामिन बी का चित्र है। ये हमें कुछ कम पदार्थों से मिलता है। विटामिन बी की कमी से दिमाग पर बुरा असर पड़ता है और दिमाग असंतुलित भी हो सकता है। ये ज्यादातर अंडे, दूध से बने पदार्थ और अनाज से मिलता है। ये देखो, मैंने विटामिन सी का चित्र देखा। ये हमें कई बीमारियों से बचाता है, जैसे सर्दी और जुकाम। ये ज्यादातर हमें फलों से मिलता है, जैसे संतरा और अमरूद। विटामिन डी का पोस्टर टीचर के पास था। आपके पास कौन सा चित्र है? विटामिन डी यह हमारी हड्डियों एवं दांतों को मजबूत बनाने में मदद करता है। यह हमें सूरज की धूप, दूध एवं दूध से बने पदार्थों में मिलता है। अगर मौसम अच्छा हो तो हमें कम से कम आधा घंटा रोज सूरज की धूप में बिताना चाहिए। बच्चों, तो आज हमने डॉक्टर दीदी से क्या-क्या सीखा? टीचर, हमने यह सीखा कि हमारे शरीर की वृद्धि एवं बीमारियों से रक्षा के लिए हमारे भोजन में पोषक तत्वों का होना बहुत जरूरी है। और हमने यह भी सीखा कि यदि ये सब तत्व हमारे भोजन में ना हो तो हमें इनकी कमी के कारण बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे विटामिन ए की कमी से आँखों का कमजोर होना, विटामिन बी की कमी से दिमाग पर असर पड़ता है और वह असंतुलित भी हो सकता है। विटामिन सी रोगों से हमारी रक्षा करती है और विटामिन डी हड्डियों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे बच्चों, और ऐसी बीमारियां जो किसी पोषक तत्व की कमी से हों, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यह जानकारी तो बहुत ही जरूरी है। मैं घर जाकर सभी को बताऊंगी। इतने में आधी छुट्टी की घंटी बज जाती है और सभी पोषण युक्त खाना खाने के लिए चले जाते हैं। पादपों में पोषण भाग 3। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं एक प्रश्न का उत्तर खोज रही हूँ। क्या मनुष्य की तरह पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव एक दूसरे पर आवास और भोजन के लिए निर्भर होते हैं? आपको क्या लगता है? इस वीडियो के पात्र शंकर और संदीप की अध्यापिका ने स्कूल में पादपों के पोषण से संबंधित जानकारी दी थी। दोनों बच्चों के मन में ऐसे अनेक प्रश्न कुलबुला रहे थे। अध्यापिका ने उन्हें कवकों के ऊपर एक प्रयोग करने के लिए कहा था। वे दोनों इसी प्रयोग के बारे में बातें करते हुए स्कूल से घर की ओर जा रहे थे। देखते हैं उनके मन में क्या सवाल उठ रहे हैं और वे इन सवालों के उत्तर कैसे खोजेंगे। इस कहानी के उद्देश्य हैं: क. सहजीवी संबंध की जानकारी, ख. उर्वरक और खाद की जानकारी, ग. मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। आज कक्षा में
टीचर जी ने जो बताया मैं घर में जरूर करके देखूंगा। डबल रोटी को गीली और गरम जगह में छोड़ दूंगा। देखे तो सही कि कवक कैसा लगता है। वह देखो, रमेश काका अपने खेत में कुछ बो रहे हैं। चलो कुछ देर उनके पास पीपल की छाया में बैठ लें। नमस्ते रमेश काका। नमस्ते संदीप, कैसा रहा स्कूल का दिन? आज हमारी अध्यापिका ने हमें कवक यानी फंजाई के बारे में जानकारी दी। हमारी अध्यापिका ने बताया कि कवकों का खेती में बहुत बड़ा योगदान होता है। काका, मुझे लगता है कि पेड़ पौधे एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे पर निर्भर भी रहते हैं। क्यों? है ना संदीप? जैसे तुम मेरे बिना न तो कुछ खेलते हो न कहीं घूमने जाते हो। सही कह रहे हो। वैसे पता है, कवक और पेड़ पौधों का रिश्ता भी दोस्तों जैसा है। शंकर, तुम्हें क्या लगता है कि कवक और पादप में भी दोस्ती संभव है? याद है संदीप, हमने पिछले हफ्ते वह मधुमक्खी का छत्ता देखा था। वाह, मधु के बारे में सोचते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। तो याद है तुम्हें, हमने देखा था कि कैसे मधुमक्खी अलग अलग फूलों पर बैठकर उनके बीज यहाँ वहाँ फैला रही थी। हाँ शंकर, याद है। अरे हाँ, तो मधुमक्खी और फूल भी अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। मधुमक्खी अनेक फूलों से रस चूसती है और बदले में उनके बीज यहाँ वहाँ फैलाती है। याद है संदीप, हमने पिछले साल सीखा था कि इसे परागन यानी पॉलिनेशन कहते हैं। वाह शंकर, तुम्हारी याददाश्त तो बड़ी तेज निकली। आज स्कूल के पुस्तकालय से मैंने विज्ञान की एक किताब ली है। उसमें भी परागन के बारे में लिखा था और ये भी पढ़ा था मैंने कि कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास और भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। चलो हम उस किताब में ढूंढते हैं कि ऐसे और कौन से जीव होते हैं जो आवास और भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं। दोस्तों, आप भी सहजीवी संबंध के कुछ उदाहरण सोचिए। अध्यापिका ने आज कवकों का उदाहरण दिया और बताया था कि कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। क्या वे कवक वृक्षों की मदद करते हैं? सोचते हैं शंकर। देखो, अगर कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं तो वृक्ष उनको रहने का स्थान देते हैं और जीवित रहने के लिए उनको पोषक तत्व देते हैं। तो फिर कवक बदले में क्या देते हैं? मेरे हिसाब से अगर कवक जड़ों में पाए जाते हैं तो वो जल और पोषक तत्व ग्रहण करने में वृक्षों की मदद करते होंगे। तो ये सहजीवी संबंध का एक और उदाहरण है। यह इन पेड़ों पर क्या है? ऐसा मैंने अपने घर के पास वाले तालाब में देखा है। इसे काई कहते हैं। याद है संदीप, अध्यापिका ने बताया था कि यह लाइकेन होता है। चल किताब में से इसके बारे में पढ़ते हैं। वे दोनों किताब में लाइकेन की तस्वीरें ढूंढने लगते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी पेड़ पर लाइकेन देखा है? ये देखो शंकर, ये रही। मैं पढ़ता हूँ। इन चित्रों से लगता है ये समग्र जीव होता है जो कवक और शैवाल से मिलकर बनता है। क्या इन दोनों का सहजीवी संबंध होता है? कवक शैवाल को रहने का स्थान, पोषक तत्व और जल देता है। और शैवाल वह क्या देता है? शैवाल हरे रंग का है। जैसे हरी पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, तो क्या यह भी पादप जैसे प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाना बनाता होगा? कैसे पता लगाएं? किताब में देखते हैं।
चलो देखते हैं। देखो ये लिखा है, शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बोहाइड्रेट बनाकर कवक को देता है। तो हुआ ना यह सहजीवी संबंध। संदीप, तुझे याद है हमने भी अपनी कक्षा में रखे हुए गमलों में खाद डाली थी? हाँ शंकर, याद है मुझे। अध्यापिका ने हमें बताया था कि मिट्टी में पोषक तत्व पादपों के लगातार उपयोग करने के कारण कम होते जाते हैं और खाद डालने से मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। गाय का गोबर भी तो एक उर्वरक होता है। पर गाय के गोबर की क्या विशेषता होती है? गाय का गोबर पोषक तत्वों से समृद्ध होता है। संदीप किताब के पन्ने पलटता है और फिर वहाँ से पढ़कर कहता है, देखो इस किताब में लिखा है कि मिट्टी में मरे हुए जीव और पौधे सड़ते हैं और उन्हें सड़ाते हैं बहुत से सूक्ष्म जीव जो उनको खाते हैं। जैसे जैसे ये सड़ के मिट्टी में मिलते हैं तो मिट्टी और उपजाऊ बन जाती है। अच्छा, बड़ी विचित्र बात है। ये तो एक पूरी श्रृंखला है। पादप और अन्य सभी जीव अपने पोषण के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से पादपों के पोषण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठी की होगी। इस पाठ में हमने सहजीवी संबंध और मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति के बारे में जाना। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पशु, पक्षी, मनुष्य और पादप सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं? कितना अच्छा लग रहा है जी आज। अपना पिंटू जो हमेशा पीछे खड़ा रहता था वो सबको सिखा रहा है। हम कहे थे ना, हम पूछेंगे तो वो सीखेगा। पिंटू, बात की बात ये है कि बच्चे हमारे हैं तो ध्यान भी हमें ही देना होगा। हमने तो सीख लिया, अब आपकी बारी है। आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। चलिए बच्चों, हम अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर जा बैठते और अपना गाना टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। तभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बागीचा, घर सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कूस की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी अंगुलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते,
उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। ठीक है बच्चों, ये पैराग्राफ जो हमने पढ़ा है, इसमें हमने क्या पढ़ा है कि बाल गोविंद भगत कार्तिक के महीनों में सुबह सुबह क्या करते थे, प्रभातियाँ गाना शुरू करते थे। यानी कि ठंड के महीने में हम लोगों को क्या सुनने के लिए मिलता था, उनकी प्रभातियाँ सुनने को मिलती थी लोगों को। प्रभातियाँ हमने आपको पहले भी दिन ही बताया था शब्दार्थ में। प्रभातियाँ किसको कहते हैं, जो सुबह सुबह गाया जाने वाला गीत होता है उसको प्रभातियाँ कहते हैं। और बाल गोविंद भगत जब सारे लोग अपने रजाई में कंबल में दुबके हुए रहते थे, वो सवेरे सुबह उठकर, उस समय क्या है, सूर्य भी नहीं निकला रहता, सूर्योदय भी नहीं हुआ रहता है, पूरब से हल्की हल्की लालिमा दिखाई देती है। वो आप जब कभी सुबह उठिएगा तो आपको सूर्य निकलने के पहले वो लालिमा दिखाई देगी। लेकिन उस समय सारे तारे भी डूबे हुए नहीं रहते हैं, यानी कि कुछ तारे आकाश में भी रहते हैं, यानी कि भोर का समय होता है। शुक्र ग्रह दिखाई देता है जो कि सूर्योदय के जो लालिमा को और बढ़ाते रहता है। उसी समय बाल गोविंद भगत क्या करते थे, उठकर सुबह घर से 2 मील दूर कहाँ जाते थे, नदी में नहाने। वहाँ से स्नान करके आते थे उतने ठंड में, और गांव के बाहर ही एक चबूतरे पे बैठ के अपना गाना टेरने लगते थे। टेरने का मतलब ऊंची आवाज़ में गाने लगते थे। बाल गोविंद भगत क्या करते थे, चबूतरे पे बैठ के गाना ऊंची आवाज़ में गाने लगते थे। लेखक ने यहाँ पे कहा है कि लेखक को देर तक सोने की आदत है, लेकिन एक दिन ऐसे ही ठंड भरे सुबह में उसको क्या सुनाई देता है, लेखक को बाल गोविंद भगत का गाना सुनाई देता है। और वो सुबह उठ के क्या करता है, बाल गोविंद भगत को देखने जाता है कि इतने ठंड में वो क्या कर रहे हैं। और वहाँ पे वो क्या देखते हैं कि बाल गोविंद भगत बस एक काली कमली ओढ़ के चबूतरे पे बैठ के मग्न हो के गाना गा रहे हैं। और इतनी ठंड में भी जब सारे लोगों को ठंड लग रही है, एक स्वेटर से काम नहीं चल रहा है, जिनका 2-3 स्वेटर पहने हुए हैं, और वो बाल गोविंद भगत गाते गाते इतने मदमस्त हो जाते हैं, इतने मस्त हो जाते हैं, इतने उन्मुक्त हो जाते हैं कि वो गाते गाते क्या करने लगते हैं, नाचने लगते हैं। और नाचते नाचते उनके चेहरे पे क्या दिखाई दे रही है, श्रम बिंदु। श्रम बिंदु का अर्थ हुआ पसीना। ठीक है, जब लेखक को ठंड से ठिठुरन हो रही है, कपकपी हो रही है, उस समय बाल गोविंद भगत के अपने गाने में इतने मुग्ध हैं, इतने लुप्त हैं कि उनके माथे पे क्या दिखाई दे रहे हैं, पसीने की बूंदें चमक रही हैं। तो आगे हम अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। गर्मियों में उनकी संझा उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती थी। अपने घर के आंगन में वे आसन जमा बैठते और गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दुहराती तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। ठीक है बच्चों, जिस तरह से आपने देखा कि कार्तिक के महीने में बाल गोविंद भगत प्रभातियाँ गाना शुरू करते थे, उसी तरीके से वो गर्मियों के दिनों में क्या करते थे, उमस भरी गर्मियों के दिनों में उनका संझा शुरू होता था, यानी कि शाम के समय गाया जाने वाला गीत। और वो शाम के समय अपनी खंजड़ी लेकर बैठते और उनके साथ साथ ही उनको चाहने वाले जो थे वो लोग भी उनके घर पे आ मिलते थे। और बाल गोविंद भगत एक लाइन गाते, उसके पीछे पीछे उनकी मंडली जो है उसको क्या करती, दोहराती और तिहराती, लेकिन एक निश्चित ताल और लय के साथ, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी बोल दिया। और ये मंडली जमते जमते इतनी धुन में इतने गाने लगते कि इनका जो मन था, इनका मन एकदम चंचल हो जाता और ये गाते गाते क्या करना शुरू कर देते, नृत्य करना शुरू कर देते। और बाल गोविंद भगत के आंगन में एक गीत और नृत्य का पूरा मंजर देखने को मिलता। किस महीने में, तो गर्मियों के दिनों में, उमस भरी गर्मी में। अब हम आगे का पैराग्राफ पढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते।
उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा रखे हैं। फूल और तुलसी दल भी। सिरहाने एक चिराग जला रखा है और उनके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाते चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई। विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय होता आया है। इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा बच्चों कि बाल गोविंद भगत के लिए जो संगीत थी वो सिर्फ एक मनोरंजन का साधन मात्र नहीं था। उनके लिए संगीत क्या थी? साधना थी। और इस साधना का चरम उत्कर्ष, चरम का कह सकते हैं कि एकदम जो लास्ट पिक पॉइंट होता है, वो किस दिन देखा गया था? जिस दिन बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु हुई थी। लेखक को एक बार तो ऐसा लगा था बाल गोविंद भगत को देख के कि कहीं वो पागल तो नहीं हो गए। क्यों? क्योंकि सब कोई, अगर किसी के निकट संबंधी की मृत्यु होगी या किसी के बेटे की मृत्यु होगी तो वो दुखी होंगे, रोएंगे, घर में मातम का माहौल रहेगा। लेकिन नहीं, बाल गोविंद भगत उस दिन और मस्त होके और मगन होके गा रहे थे। जब लेखक उनके घर गए, सबने सुना कि उनका बेटा मर गया। वो भी इकलौता बेटा था वो बाल गोविंद भगत का, एक ही संतान थी, इकलौता बेटा था। कुछ बोदा सा था। बोदा कहते हैं जिसकी बुद्धि कम होती है, मंद बुद्धि होता है। लेकिन इस कारण बाल गोविंद भगत उसको बहुत मानते थे। इसी कारण बहुत मानते थे क्योंकि बाल गोविंद भगत का मानना था कि ऐसे लोगों को प्यार और मोहब्बत की ज़्यादा ज़रूरत होती है। उन्होंने उसकी शादी करवाई थी, बहुत मन से शादी करवाई उसकी। और उनकी पतोहू भी जो आई, यानी कि बेटे की पत्नी जो आई, वो बहुत ही सुशील और अच्छी महिला थी। और इतनी सुशील थी और इतनी सुभग और इतनी संस्कारी, गृह कार्य में निपुण कि उसने आते ही प्रबंधिका बन के, यानी कि प्रबंध करने का, घर का सारा काम का संभाल ली और पूरे घर की देखभाल अच्छे तरीके से करने लगी। और बाल गोविंद भगत को कुछ दुनियादारी के कामों से निवृत्त, यानी कि मुक्त कर दिया। घरेलू काम जो होते हैं उनसे बाल गोविंद भगत को उसने मुक्त कर दिया। और यहाँ तक कि उसने अपने पति की जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाया। बाल गोविंद भगत की पतोहू बहुत ही सुशील महिला थी और इतनी सुशील और सुघड़ थी कि एक मंद बुद्धि इंसान से शादी होने के बाद भी उसने पूरे घर की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली थी। इसके बाद जब बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया तो बाल गोविंद भगत ने ज़्यादा कुछ नहीं किया था। जब लेखक घर गया, उनके घर गया देखने कि क्या हो रहा है वहाँ पे, कुतूहलवश, जिज्ञासावश गया उनके घर पे देखने कि उनके बेटे के मरने के बाद वहाँ पे क्या हो रहा है। तो बस देखा क्या कि एक आंगन में वो लेटा हुआ है, उसको सफ़ेद चादर ओढ़ा के लेटा दिया गया है और उसके ऊपर कुछ फूल और तुलसी दल उसके शरीर पे रखे हुए हैं। फूल तो बाल गोविंद भगत क्या करते थे, हमेशा रोपते थे, जैसे उनका शौक था, ये फूल लगाना उनका शौक था। और उन्हीं फूलों को और उसमें से कुछ तुलसी दल लेकर क्या किया था उन्होंने, बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे के शरीर पे चढ़ा दिया था। और सर के तरफ क्या किया था, चिराग जल रहा था। और इसके बाद वो क्या कर रहे थे, गाए जा रहे थे, अपनी धुन में वो संगीत साधना में लीन थे, खुश होकर गा रहे थे। अंदर उनकी पतोहू रो रही थी, पति मर गया था तो वो तो रोएगी ही,
लेकिन बाल गोविंद भगत को देख के लगा लेखकों के लिए पागल हो गए हैं, इतने दुख के मौके पे क्या कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, संगीत साधना में लीन है, गा रहे हैं। और वो गाते गाते बीच बीच में पतोहू को भी चुप कराते थे कि चुप हो जाओ, ये दुखी होने का समय नहीं है, ये खुशी मनाने का वक्त है। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है वो क्या हुआ, परमात्मा से जाके मिल गई। विरहिणी, यानी कि विरहिणी उसको कहते हैं जो किसी से बिछड़ी हुई है, दुखियारी है। विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली, यानी कि आत्मा कब से अपने भगवान से, ईश्वर से, परमात्मा से अलग थी, तो वो इस ईश्वर से दूरी के विरह में थी। अब उसकी जो दूरी थी, उसकी जो इच्छा थी वो खत्म हुई। अब वो कहाँ चली गई, अपने प्रेमी से मिल गई, यानी कि आत्मा जो है वो परमात्मा से जाकर मिल गई। और यही क्या है, जीवन की सच्चाई है, शाश्वत सच्चाई है। हम लोग जी रहे हैं, जो भी इस पृथ्वी पर आया है उसे एक न एक दिन अपना समय पूरा करके क्या होना है, जाना ही है। और आत्मा को किससे मिलना है, परमात्मा से मिलना है। ये जो ईश्वर ने हमें शरीर दिया है रोग दुख कष्ट का, इसको क्या करना है, छोड़ के आत्मा को अपने ईश्वर के पास मिलने जाना है। और इसीलिए बाल गोविंद भगत इस बात से खुश थे कि सांसारिक कष्टों से उनके बेटे को क्या हुआ, मुक्ति मिल गई, अब किसी चीज़ की चिंता नहीं है। और इसीलिए वो खुश होकर गा रहे थे। लेखक को ये बाद में समझ में आया कि नहीं, जो बाल गोविंद भगत खुश हैं और इस संगीत साधना के चरम उत्कर्ष पर हैं, तो ये सच्चाई है, यही जीवन की सच्चाई है। चलिए अब हम आगे का पैराग्राफ देखते हैं। बेटे के क्रियाकर्म में तुल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपके लिए कौन भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। इस पैराग्राफ में आपको बाल गोविंद भगत की नई सोच देखने को मिलेगी। वो उन पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं को नहीं मानते जिस पे हमारा समाज चल रहा है। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मुखाग्नि अपनी पतोहू से दिलवाई थी। उनका मानना था कि पति पे सबसे अधिक अधिकार पत्नी का होता है, जबकि हमारे समाज में कहीं भी महिलाओं को मुखाग्नि देने का अधिकार नहीं मिला हुआ है। और यह काम उस समय बाल गोविंद भगत ने करवाया था। उन्होंने अपनी पतोहू को ही कहा था कि तुम अपने पति को मुखाग्नि दो। उसके बाद उन्होंने विधवा पतोहू को भाई के बुला के कहा था कि इसको ले जाओ और जाकर इसकी दूसरी शादी करवा देना। तो ये दोनों सोच जो बाल गोविंद भगत की रूढ़िवादिता से अलग हटकर उनको आगे बढ़ने और इस समाज के दायरे से अलग हटकर उनके सोच को दिखाती है। बाल गोविंद भगत किसी परंपरा में बंध के नहीं रहना चाहते थे, वो सही का साथ देना चाहते थे। उन्हें पता था कि उनकी पतोहू की उम्र अभी अधिक नहीं है। बाल गोविंद भगत ने अपने पतोहू की भाई को बुला के कहा कि जाकर इसकी दूसरी शादी करवा देना। लेकिन उनकी पतोहू नहीं चाहती थी कि वो जाके दूसरी शादी करें। उनकी पतोहू को चिंता थी कि बुढ़ापे में इनको खाना कौन देगा, इनको पानी कौन देगा। परंतु बाल गोविंद भगत ये चीज़ जानते थे कि हम तो थोड़े दिन बाद चले जाएंगे इस दुनिया को छोड़ के, लेकिन उनकी बहू के सामने उनकी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। इसीलिए उन्होंने कहा, अपनी पतोहू से कहा कि अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। तो बेचारी क्या करती, रो रो के लास्ट में अंतिम में गई अपने भाई के पास। चलिए अब हम आगे का पैराग्राफ देख लेते हैं। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते भर खंजरी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत
स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन छीजने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता है जैसे धागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। इस पैराग्राफ में हमने यह देखा कि बाल गोविंद भगत ने जैसे अपनी ज़िंदगी को जिया था, उसी तरीके से उनकी मौत भी आई थी। वह उनकी आदत थी, हर साल वो गंगा स्नान करने जाते थे, 30 कोस चल के जाते थे, आने और जाने में 4-5 दिन लग जाता था। हमने बाल गोविंद भगत के वेशभूषा और उनके विचारों से जाना है कि बाल गोविंद भगत क्या थे, साधु थे। तो साधु का जब साधु थे तो उनको घर से लेकर कुछ जाने की आवश्यकता नहीं। उनका यह मानना है कि हम साधु हैं तो हमको कुछ लेकर चलने की आवश्यकता नहीं। संबल का मतलब होता है सहारा, तो साधु को किसी सहारे की ज़रूरत नहीं, यानी कि वो खाना पीना लेकर घर से नहीं निकलते थे। लेकिन बाल गोविंद भगत अपने कर्म से क्या थे, गृहस्थ भी थे। अब जब गृहस्थ थे तो वो किसी से भिक्षा भी नहीं ले सकते थे, तो वो ना तो घर से कुछ खाने पीने का लेके चलते थे और गृहस्थ होने के कारण वो कहीं किसी से भिक्षा भी नहीं लेते थे। यानी कि ये 4-5 दिन का जो समय था उनका कैसे बीतता था, भूखे बीतता था। गंगा स्नान के लिए जाने और आने के क्रम में वो क्या रहते थे, भूखे रहते थे। जहाँ प्यास लगती थी वहाँ पे पानी पी लेते थे। 30 कोस पैदल गए, गंगा स्नान किए, फिर 30 कोस पैदल आए। लेकिन अब वो उनमें ताकत नहीं थी, जो जवानी में ताकत थी वो अब बुढ़ापे में ताकत नहीं थी। क्यों? क्योंकि सब आदमी का शरीर जब बूढ़ा होता है तो कमज़ोर होने लगता है, और उनका भी शरीर बूढ़ा हो गया था, उनकी भी अवस्था बूढ़ी हो चुकी थी और वो अब उतने ताकतवर नहीं थे। तो इस बार जब वो गंगा स्नान से लौटे तो क्या हुआ, उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, धीरे धीरे तबीयत बिगड़ने लगी, बुखार भी रहने लगा। लोगों ने उनको नहाने धोने से मना किया, लेकिन उन्होंने नहीं माना। आराम करने के लिए भी कहा पर वो नहीं माने। अपना नियम व्रत वो करते रहे, जो खेत का काम था, गृहस्थवा का काम था वो भी करते रहे, स्नान ध्यान करते रहे, संध्या साधना भी करते रहे, ये सारी चीज़ें वो करते रहे। और संगीत से तो उनका लगाव था ही, वो संगीत साधना भी करते रहे। एक शाम उन्होंने संगीत को गाया, सुर लगाया, पर सुर वैसे नहीं लगे जैसे हमेशा लगते थे। इस बार लगा कि उनके सुर बिखर रहे हैं, जैसे माला के मोती क्या होते हैं, टूट जाते हैं। अगर माला टूट गया बीच से तो क्या होता है, मोती बिखर जाते हैं। उसी तरह से इस बार बाल गोविंद भगत के सुर नहीं लग रहे थे। सुबह के समय जाकर लोगों ने देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, बस उनका पंजर पड़ा हुआ था, यानी कि उनका शरीर पड़ा हुआ था। उनकी आत्मा जो थी उनके शरीर को छोड़कर जा चुकी थी और बाल गोविंद भगत मृत हो चुके थे, मृत्यु को प्राप्त कर लिए थे। तो बच्चों, हमने ये बाल गोविंद भगत रेखाचित्र पढ़ा। आप एक बार इस पुस्तक को निकाल के खुद से बाल गोविंद भगत रेखाचित्र को पढ़िएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम पाठ में आए कुछ चिन्हों के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि योजक चिन्ह और उद्धरण चिन्ह। पहले हम लोग चार्ट पेपर की सहायता से योजक चिन्ह के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह के बारे में, और विराम चिन्ह में से बस हम आज एक चिन्ह पढ़ेंगे जिसको कहते हैं योजक चिन्ह। योजक चिन्ह इस तरीके से दिया जाता है, जिसको कि आप गणित में घटाव की तरह भी कह सकते हैं, या बहुत जगह आपने पाठ्य पुस्तकों में देखा होगा 2 शब्दों के बीच में इस तरह का चिन्ह दिया रहता है। इसके हम लोग क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, योजक चिन्ह। अब इसको पढ़िए, योजक अथवा संबंध विराम चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। यानी कि हम नीचे देखेंगे कि किन किन स्थितियों में योजक अथवा संबंध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पहला, जब 2 विशेषण पदों का संज्ञा के अर्थ में प्रयोग किया जाता है तब हम क्या करते हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मूर्ख, अनाड़ी, तो इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, योजक चिन्ह लगा हुआ है। और यशस्वी और प्रतिष्ठित, इनके बीच में क्या लगा हुआ है, योजक चिन्ह लगा हुआ है। तो इस परिभाषा को एक बार फिर से देखिए। जब 2 विशेषण पदों, विशेषण किसको कहते हैं, जो किसी संज्ञा की विशेषता बताए, तो विशेषण पदों का संज्ञा के अर्थ में, यानी कि वहाँ पे हम संज्ञा के लिए अगर मान लेते हैं कि कोई मूर्ख है तो वो क्या बताता है, किसी आदमी की मूर्खता बताता है।
तो मूर्ख क्या होता है? विशेषण होता है। तो एक साथ जब दो विशेषण पद और दोनों किस अर्थ में आ रहे हैं? संज्ञा के अर्थ में आ रहे हैं। जब दोनों एक साथ आ रहे हैं तो हम इनके लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? योजक चिन्ह का करते हैं। दूसरा है जब द्वंद्व समास से पद का निर्माण किया जाता है जिसमें और शब्द छुपा रहता है। दूसरी जगह योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? जब द्वंद्व समास से किसी पद का निर्माण किया जाता है और उसमें क्या होता है? और शब्द छुपा रहता है। तो वहाँ भी हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? योजक चिन्ह का। जैसे हर्ष विषाद, हर्ष का मतलब होता है खुशी और विषाद का मतलब होता है दुख। तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इसको पढ़ने से ही आपको ये लग रहा होगा कि इसके बीच में क्या छुपा हुआ है? और छुपा हुआ है। हर्ष और विषाद यानी कि खुशी और गम, खुशी और दुख। तो ऐसे द्वंद्व समास के पद जिसके बीच में और शब्द छुपा रहता है वहाँ भी क्या होता है? योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। और दूसरा उदाहरण देखिए, राग द्वेष, अंबर अवनी। अंबर का मतलब होता है आकाश और अवनी का मतलब होता है धरती। तो हम लोग कहते हैं ना आकाश और धरती, तो इसके बीच में भी क्या लगता है? योजक चिन्ह लगता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। जब समानार्थी युग्म शब्दों का निर्माण किया जाता है, युग्म का मतलब होता है जोड़ा और समानार्थी का मतलब होता है वैसे शब्द जिनका अर्थ समान हो। तो जहाँ जहाँ हम समानार्थी युग्म शब्दों का निर्माण करते हैं या लिखते हैं तो उनके बीच में भी हम क्या करते हैं? योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे धन दौलत, इसके बीच में भी लगा हुआ है योजक चिन्ह। दूसरा मान सम्मान, इनके बीच में भी क्या लगा हुआ है? योजक चिन्ह। चौथा पॉइंट है जब विपरीतार्थक शब्दों के मध्य में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि योजक चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जो दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच में भी। विपरीतार्थक का मतलब होता है वैसे शब्द जो उल्टा अर्थ देते हों, एक दूसरे के विपरीत हों। जैसे राजा प्रजा, धरा आकाश। तो इन दोनों शब्दों के बीच में भी क्या लगा हुआ है? योजक चिन्ह। उसके बाद का पॉइंट है जहाँ एक शब्द की पुनरावृत्ति हो। पुनरावृत्ति का मतलब होता है उसको बार बार बोला जाए। ठीक है, जैसे हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जी जी, नहीं नहीं। तो जब हम एक शब्द को दोबारा बोलते हैं तो उनके बीच में हम लोग क्या लगाते हैं? योजक चिन्ह लगाते हैं। जब दो क्रियाओं का एक साथ प्रयोग किया जाए, यानी कि वैसे समय में जहाँ पे दो क्रियाएं एक साथ प्रयोग में आती है तो उनके बीच भी क्या लगाया जाता है? योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे आना जाना, रोना धोना, तो इनके बीच में क्या लगा हुआ है? योजक चिन्ह लगा हुआ है। गाना बजाना, लिखना पढ़ना। तो आप इस पूरे उदाहरण में देखेंगे कि जहाँ जहाँ दो क्रियाओं का प्रयोग हुआ है उसके बीच में क्या लगा है? योजक चिन्ह लगा है। अगला पॉइंट है जब दो शब्दों के मध्य में का, के, से, न, सा, सी, से, ही का प्रयोग हो। फिर से एक बार देख लीजिए, जब शब्दों के मध्य में, मध्य यानी कि बीच में का, के, से, न, सा, सी, से, ही का प्रयोग हो तो ऐसे शब्दों के बीच में भी हम लोग क्या करते हैं? योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं या योजक चिन्ह लगाते हैं। जैसे ज्यों का त्यों, यानी कि यहाँ पे बीच में क्या आया है? का आया है, तो हम इसके बीच में क्या लगाएंगे? योजक चिन्ह लगाएंगे। जैसे के तैसे, इसके बीच में भी हम लोग क्या लगाए हैं? योजक चिन्ह लगाए हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है? के। फिर उन सा, एक न एक, तुम ही तुम, इन सारे शब्दों के बीच में किस चीज़ का प्रयोग हुआ है? योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। उसके बाद का पॉइंट है संबंध बोधक शब्दों में वैसे शब्द जो कि संबंध बोधक हैं वहाँ भी हम लोग जहाँ का अथवा की अथवा के छुपा हो, वैसे संबंध बोधक शब्द जहाँ पे का, की या के छुपा हुआ रहता है उसके बीच में भी हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करते हैं?
योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके पहले वाले पॉइंट में आपने देखा था कि हम लोग योजक चिन्ह वहाँ भी प्रयोग करते हैं जहाँ पे और छुपा हुआ रहता है, और योजक चिन्ह का प्रयोग वहाँ भी होता है जहाँ पे का, की या के छुपा हुआ रहता है। हम लोग उदाहरण देखते हैं, जैसे काव्य संकलन। अगर इसको एक बार पढ़िएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं काव्य का संकलन। तो यहाँ पे क्या है, का छुपा हुआ है, तो का की जगह पे हम लोग छुपा हुआ है तो क्या प्रयोग कर रहे हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। विश्व संस्कृति, जीवन मूल्य, रूप सौंदर्य, ऐसे जगहों पे जहाँ पे का, की, के छुपा हुआ होता है तो वहाँ पे किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, योजक चिन्ह का। अंतिम पॉइंट है, जब मूल क्रिया के साथ प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किया जाए। ठीक है, जब मूल क्रिया के साथ प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किया जाए, वहाँ पे भी किस चीज़ का प्रयोग होता है, योजक चिन्ह का। जैसे मिलना और मिलाना, तो इसमें बीच में क्या लगेगा, योजक चिन्ह। तो इसमें मूल क्रिया कौन है, मिलना, और प्रेरणार्थक क्रिया मिलाना, तो इनके बीच में भी हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, योजक चिन्ह का। रोना रुलाना, हंसना हंसाना, इनके बीच में भी किस चीज़ का प्रयोग हुआ है, योजक चिन्ह का। ठीक है बच्चों, अभी हमने चैट के द्वारा क्या देखा, योजक चिन्ह कहाँ कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, या योजक चिन्ह का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। अब आप लोग अपने घर पे एक कार्य करेंगे जो आपके लिए है। इस पाठ में आए वैसे शब्दों का चुनाव करना है, वैसे शब्दों को खोजना है जहाँ जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, और उन शब्दों से आपको क्या करना है, वाक्य बनाना है, उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। यह आपका गृह कार्य है। अब इसके बाद हम लोग उद्धरण चिन्ह को देख लेते हैं। उद्धरण चिन्ह कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। दूसरा विराम चिन्ह है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण का मतलब होता है किसी चीज़ को उद्धृत करना, यानी कि किसी शब्द को ज़्यादा हाईलाइट करके दिखाना। उद्धरण चिन्ह दो तरह के होते हैं, एकल और युगल उद्धरण चिन्ह। एकल इस तरीके के से लिखा जाता है और युगल इस तरीके से दिया जाता है। आप अपने पाठ्य पुस्तक में इसको देखेंगे। किसी शब्द विशेष अथवा पद विशेष अथवा वाक्यांश विशेष को रेखांकित करने के लिए एकल उद्धरण चिन्ह का, इस तरीके के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किंतु जब किसी व्यक्ति अथवा कृति के किसी वाक्य अथवा अवतरण को ज्यों का त्यों लिया जाता है, तब युगल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसको एक बार देख लेते हैं। किसी शब्द विशेष अथवा पद विशेष, पद भी हम लोग कहते हैं किसको, शब्द को। पद किसको कहते हैं, शब्द को। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तब उसको क्या कहते हैं, पद। जब किसी शब्द विशेष अथवा पद विशेष अथवा वाक्यांश विशेष को रेखांकित करने के लिए, रेखांकित हम कब करते हैं, जब वो कोई महत्वपूर्ण बात होता है, कोई इंपॉर्टेंट बातें होती है, तब उसको हम रेखांकित करते हैं, उसको उद्धृत करते हैं। तो उसको रेखांकित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एकल उद्धरण चिन्ह का, जिसको कि हम इस तरीके से देते हैं। दूसरा है, अगर हम किसी व्यक्ति अथवा कीर्ति, मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई बोली गई बातें हो, या किसी पुस्तक से, किसी डायरी से या किसी अखबार से हमने उसको ज्यों का त्यों, यानी कि जैसे उस पुस्तक में लिखा गया था, जैसे ही उस व्यक्ति ने बोला था, उसको अगर हम ज्यों का त्यों लिया जाता है, यानी कि ज्यों का त्यों लिख देते हैं, तब हम किसका प्रयोग करते हैं, युगल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं उसके उदाहरण। पहला है एकल उद्धरण का प्रयोग। हमने ऊपर देखा था, क्या लिखा था कि किसी शब्द विशेष, पद विशेष या वाक्यांश विशेष को उद्धृत करने के लिए या उसको हाईलाइट करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एकल उद्धरण चिन्ह का। तो आपने जो रेखा चित्र पढ़ा था बाल गोविंद भगत, उसमें देखा होगा कि कुछ जगहों पे एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है, जैसे साहब, भेंट, प्रसाद, संझा। दूसरा है युगल उद्धरण का प्रयोग। तो युगल उद्धरण का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जब किसी के द्वारा कही गई बातें या किसी की लिखी गई बातों को हम लोग ज्यों का त्यों लिखते हैं या बोलते हैं,
तो लिखते समय क्या किसका प्रयोग किया जाता है? युगल उद्धरण चिन्ह का। जैसे कि गोदी में पियवा, चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना। यह कबीर के द्वारा गाया गया पद है, तो इसीलिए जब इसका प्रयोग किया गया है तो युगल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक है बच्चों, चलिए अभी तक हमने बाल गोविंद भगत रेखा चित्र को पढ़ा, उसके बाद उनमें आए योजक चिन्ह के बारे में जाना, फिर उद्धरण चिन्ह के बारे में जाना। अब आप लोग अपने घर पे बैठ के एक कार्य कीजिएगा, बाल गोविंद भगत रेखा चित्र को एक बार पुनः स्थिर से आराम से बैठ के पढ़िएगा। बस मनोरंजन के लिए पढ़िएगा, इस रेखा चित्र को बस मनोरंजन के लिए एक बार पढ़िएगा और इस पाठ में आए प्रश्नों के उत्तर ढूंढिएगा, लिखिएगा उसको अपने पुस्तक में। उसके बाद योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ये सब आपके गृह कार्य हैं। इसको करिएगा, बोझ की तरह नहीं करना है, मनोरंजन की तरह कीजिए, खेल खेल में कीजिए। पाठ्य पुस्तक उठाइए और देखिए कि उसमें कहाँ कहाँ उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र में बस ऐसे ही बैठे हुए हैं, मनोरंजन करते करते उसको देख लीजिए कि कहाँ कहाँ उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अगली बार हम अगले अध्याय को देखेंगे, पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।